जब हम बात करते हैं त्रासदी की, तो मूलतः ऐतिहासिक घटनाओं पर ये कोई बड़ी घटना है, उस घटना का एक व्यापक तरीके पर फ़र्क पड़ा। पर अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें, एक पारिवारिक स्तर पर देखें, तो ऐसी त्रासदियाँ मनुष्य के जीवन में भी चलती रहती हैं। और इसी त्रासदी का एक उदाहरण मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे है। आधे अधूरे हालाँकि हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है, लेकिन फिर भी यूपीएससी ने लगभग 3 से 4 बार आधे अधूरे नाम से पूछा और 1-2 बार मोहन राकेश की नाट्य कला, मोहन राकेश का नाट्य मंचन और मोहन राकेश का अगर नाट्य मंचन आए, तो फिर आधे अधूरे की बात ना की जाए, तो फिर बात ही आधी अधूरी सी रह जाती है। तो मैंने सोचा मोहन राकेश का नाटक चलो पाठ्यक्रम में तो नहीं है पर थोड़ा-सा पढ़ा जाए कि कैसा नाटक है? क्यों इस नाटक को एक नया नाटक या फिर कहें कि एक सर्वश्रेष्ठ नया नाटक की संज्ञा दी जाती है? इसमें ऐसा क्या है? इसके मंचन में ऐसा क्या है या फिर इसकी शिल्प रचना में क्या है कि मोहन राकेश विशेष हो जाते हैं? हालाँकि कुछ ज़्यादा पेजों का तो नहीं, लेकिन भावों को शायद विस्तृत भावों को, परिवार के टूटने को काफ़ी अच्छे से समेटा होगा। कुछ पाठ इनके कुछ पेजों को पढ़ूँगा, कुछ शुरू के, कुछ अंत के। हालाँकि मैंने एक बार अभी पढ़ा, फिर से पढ़ूँगा और कुछ नवीन भावों को, उनकी शिल्प रचना को आप तक पहुँचाऊँगा। शायद आपको भी आकर्षक लगे और हो सकता है पढ़ने का मन कर जाए। इसके निदेशक शिव ओमपुरी हैं और मूलतः राकेश जी यही चाहते थे कि कोई भी नाटक अगर लिखा जाए, तो उसमें निदेशक का भी जितना हाथ हो, उसी तरह कलाकार का हाथ हो, उसी तरह अभिनेता का हाथ हो, सारे मिलकर उस नाटक का मंचन कराने तक। जैसे जयशंकर जी मानते थे कि नाटक तुम लिखो, मंचन कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा, इसकी समस्या तुम छोड़ दो। लेकिन राकेश जी मंचन की दृष्टि से नाटक लिखते थे, मंचन का सोचते थे कि कैसे नाटक लिखे जाएँ जिनका मंचन आसानी से हो सके। ऐसा ही नाटक आधे अधूरे है, जिसमें अलग-अलग कैरेक्टर को एक ही पुरुष अगर अलग-अलग कपड़े या फिर अलग-अलग पोशाक पहन कर आए, तो उसको आसानी से खेल सकता है। मूलतः 4 पुरुष हैं, एक अशोक उनका बेटा है, महेंद्र और सावित्री का। 5 पुरुष हैं, लेकिन उनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, ओमपुरी जी खुद ही बताते हैं कि अगर नाटक को खिलाना हो या फिर नाटक की जो 5 भूमिकाएँ करनी हो, तो इसके लिए वह केवल एक ऊपरी वस्त्र बदलता है। सबसे पहले काला सूट वाला आदमी होगा, फिर अगर कोट उतार कर केवल कमीज पहन लेगा, तो वो महेंद्रनाथ होगा। फिर बंद गले का कोट व टोपी अगर पहन लेगा, तो सिंघानिया होगा। आगे हाई नेक की कमीज अगर पहन लेगा, तो जगमोहन होगा। और फिर अगर लंबा कोट पहनेगा, तो वो जुनेजा होगा। बिन्नी, किन्नी, अशोक की पोशाक कुछ खास परिवर्तित नहीं होते, केवल सावित्री दूसरे अंक के लिए साड़ी बदलती है। मतलब आप समझ सकते हो कि मोहन राकेश नाटकों को कितना आसान बना देते हैं। थोड़ा-सा इसका प्रस्तावना अगर देखा जाए, तो आधे अधूरे नाटक जैसे समझ ही आ रहा है शीर्षक से कि आधे अधूरे नाटक में सिर्फ़ ज़िंदगियाँ आधी अधूरी नहीं, उसमें परिवेश आधा अधूरा है। किसी भी इंसान की परिपूर्णता खोजने की दृष्टि आधी अधूरी है। तो सावित्री की कमाई, सावित्री मेन लीडर है या फिर कहें कि सावित्री के ही इर्द-गिर्द या फिर सावित्री ही अपने इर्द-गिर्द इस नाटक को चलाती है। सावित्री की कमाई पर पलता हुआ बेकार महेंद्रनाथ दयनीय है। कभी जिस घर का वह गृहस्वामी था, आज उसी घर में उसकी हालत एक नौकर के समान है। वह केवल एक ठप्पा, एक रबड़ का टुकड़ा के समान है।
वह सावित्री के पुरुष मित्रों को जानता है और जब तक उनका जिक्र करके अपने दिल की भड़ास निकालता रहता है। अपने कुचले आत्मसम्मान को बचाने की खातिर वह अक्सर शुक्र शनिचर घर छोड़कर चला जाता है, लेकिन कुछ घंटों बाद वापस लौट आता है, थका हारा पराजित, क्योंकि यही उसकी नियति है। एक दूसरे स्तर पर यह नाट्यकृत पारिवारिक विघटन की गाथा है। इस अभिशप्त कुटुंब का हर एक सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। छोटी लड़की माता पिता बहन भाई किसी के प्रति लगाव महसूस नहीं करती। अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति से बेहद कड़वी होकर वह कैंची की तरह जुबान चलाती है और यौन संबंधों में वह दिलचस्पी लेने लगती है जो उसकी आयु से कहीं आगे है। उसकी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जाती है क्योंकि पिता की बेकारी, माँ के पुरुष मित्रों और बड़ी बहन के घर से भाग जाने के कारण उसे बाहरी लोगों की कुत्सित बातें सुननी पड़ती हैं। दफ्तर और घर में दिन भर खटती सावित्री सिर्फ बिन्नी से ही थोड़ी सी सहानुभूति पाती है। हालांकि बिन्नी भी उससे इसी सवाल की तलबगार है कि इस घर में ऐसा क्या है जो यहाँ से निकल जाने के बाद भी उसे और मनोज के बीच काली छाया के समान आ जाता है। अशोक सावित्री के प्रभावशाली व्यक्तियों से संबंध बनाने का विरोधी है, क्योंकि ऐसे लोगों के घर में आने से वह अपनी निगाह में जितना छोटा है उससे कहीं और छोटा हो जाता है। कुल मिलाकर ये पारिवारिक अंतर संबंध दिलचस्प ढंग से बहुस्तरीय है। एक अन्य स्तर पर यह नाट्य रचना मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है। जो जिंदगी से बहुत कुछ चाहते हैं उनकी तृप्ति अधूरी रहती है। महेंद्र नाथ, सिंघानिया, जगमोहन, जुनेजा, ये अलग अलग गुणों के चार पुरुष हैं। चुनाव के एक क्षण में सावित्री ने महेंद्र नाथ के साथ गांठ बांध ली और आगे चलकर अपने को भरा पूरा महसूस नहीं किया। लेकिन अगर वह महेंद्रनाथ की बजाय जगमोहन से रिश्ता जोड़ती तब भी अनुभूति वही रहती, क्योंकि तब जगमोहन में जुनेजा के गुण नहीं मिलते और इसी तरह यह दुष्चक्र चलता रहता। मतलब अगर परिपूर्णता के राह पे हम चलने जाएंगे या फिर अगर सावित्री चलने जाती है तो उसे किसी भी पुरुष में वो पूर्णता नहीं दिखती। उसे हर जगह वही आधा अधूरापन ही मिलता है। कहानी के कुछ विशेष भाग कोशिश करिएगा, संवाद काफी रोचक हैं। जैसे कोई भी पेज पलट कर अगर एक संवाद देखें, जैसे पुरुष एक, तुम नाहक कोसती रहती हो उस आदमी को, उसने तो अपनी तरफ से हमेशा मेरी मदद ही की है। स्त्री, ना करता मदद तो उतना नुकसान तो ना होता जितना उसके मदद करने से हुआ। पुरुष कुड़कर सोफे पर बैठता, तो नहीं जाता मैं, अपने अकेले के लिए जाना है मुझे। अब तक तकदीर ने साथ नहीं दिया तो इसका मतलब यह तो नहीं कि। और यहीं पे ये रोचकता आधे अधूरे शब्दों के साथ, आधे अधूरे वाक्यों के साथ समाप्त नहीं होती। रोचकता का आधा अधूरापन लगातार चलता रहता है और लगभग 100 पेजों तक ये चलता ही रहता है। ऐसे ही बातें चलती रहती हैं। और रोचकता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंत में आता है, लगभग 90 पेजों के आसपास, जब स्त्री और जुनेजा में बहस होती है। जुनेजा मतलब पुरुष चार। तो थोड़ी सी बहस मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे पुरुष चार, ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ तुमसे। स्त्री, पल भर प्रतीक्षा करने के बाद कहिए, तुम किसी तरह छुटकारा नहीं दे सकती उस आदमी को। स्त्री, छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। पुरुष चार, उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा है उसे अपने साथ। स्त्री, उन्हें बांध रखा है? मैंने अपने साथ? सिवा आपके कोई नहीं कह सकता यह बात। पुरुष चार, क्योंकि और कोई जानता भी नहीं जितना उतना मैं जानता हूँ। स्त्री, आप हमेशा यही मानते आए कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं? पुरुष चार, महेंद्र नाथ के बारे में हाँ, और जानकार ही कहता हूँ
कि तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा है उसे कि अब अपने दो पैरों पर चल सकने के लायक भी नहीं रहा। स्त्री, अपने दो पैरों पर? अपने दो पैर कभी थे भी उसके पास? स्त्री, पुरुष चार, कभी भी, कभी की बात क्यों करती हो? जब तुमने उसे जाना तब से 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ, इसलिए शायद जब मैंने जाना तब तक अपने दो पैर ही नहीं थे उसके पास। पुरुष चार, मैं जानता हूँ सावित्री कि तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती हो और कहती हो। स्त्री, जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। पुरुष चार, जैसे? स्त्री, जैसे, पर बात तो आप करने आए हैं। पुरुष चार, नहीं, पहले तुम बात कर लो बड़ी लड़की से। तू बैठ, तू बेटे जरा उधर चली जा थोड़ी देर। बड़ी लड़की चुपचाप जाने लगती है। स्त्री, सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पुरुष चार, ठीक है, यहीं रह तू बिन्नी। बड़ी लड़की, पर मैं सोचती हूँ कि। स्त्री, मैं चाहती हूँ तो यहाँ रहे, तो किसी वजह से ही चाहती हूँ। बड़ी लड़की आहिस्ते से आंखें झपकाकर उन दोनों से थोड़ी दूर डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर जा बैठती। पुरुष चार, बैठ जाओ तुम भी, कहता हुआ खुद सोफे पर बैठ जाता है। स्त्री एक मोड़ा ले लेती है। कह डालो अब जो भी कहना है तुम्हें। स्त्री, कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पुरुष चार, पूछो कुछ नहीं, जो कहना है कह डालो। स्त्री, यूं तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता बात करता है वह आदमी ही होता है, पर असल में आदमी होने के लिए क्या जरूरी नहीं कि उसमें अपना एक मादा हो, अपनी एक शख्सियत हो। पुरुष चार, महन को सामने रखकर यह तुम इसलिए कह रही हो कि। स्त्री, इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है मैंने हमेशा हर चीज के लिए उसे किसी ना किसी का सहारा ढूंढते पाया, खास तौर से आपका। यह करना चाहिए या नहीं जुनेजा से पूछ लो, वहां जाना चाहिए या नहीं जुनेजा से राय ले लो, कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की पसंद से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाना है तो भी जुनेजा की सलाह से, यहाँ तक कि मुझसे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया? जुनेजा की सलाह से। पुरुष चार, मैं दोस्त हूँ उसका, उसे भरोसा रहा है मुझ पर। स्त्री, और उस भरोसे का नतीजा कि अपने आप पर उसे कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा। जो जुनेजा सोचता है, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, वही उसे भी सोचना है, वही उसे भी करना है, वही उसे भी करना है, क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने में, और वह खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं। पुरुष चार, तुम इस नज़र से देख सकती हो इस चीज को, पर असलियत इसकी यह है कि। स्त्री खड़ी होती है, मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी घर बसाता है, क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर की किसी, उसको एक अधूरापन कह लीजिए उसको भरने की, या फिर इस तरह उसे अपने के लिए, या फिर अपने में पूरा होना होता है। किन्हीं दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती, पर आपके महेन के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने का ही एक चीज है वह, जो कुछ वे दूसरे उससे चाहते हैं, उम्मीद करते हैं, या जिस तरह सोचते हैं उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। पुरुष चार, इस्तेमाल हो सकता है? स्त्री, नहीं, इस काम के लिए कोई और नहीं जा सकता, महीना चला जाएगा। इस बोझ को कोई और नहीं ढो सकता, महीना ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी, खाली खाने भरने की जगह पर महीना, खाने भर चुकने पर महीना कहीं नहीं। महेंद्रनाथ अपना हिस्सा पहले ही ले चुका है, पहले ही खा चुका है, और उसका हिस्सा कमरे के एक एक सामान की तरफ इशारा करती। ये ये और ये दूसरे तीसरे और चौथे दर्जे की घटिया चीजें जिनसे वह सोचता था उसका घर बन रहा है। पुरुष चार,
महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इस मामले में, मैं जानता हूँ। मगर वजह इसकी स्त्री, वजह इसकी मैं थी। यही कहना चाहते हैं ना? वह मुझे खुश रखने के लिए यही लोहा लकड़ी जल्दी से जल्दी घर में भर कर हर बार अपनी बर्बादी की नींव खोद लेता था। पर असल में उसकी बर्बादी की नींव क्या चीज खोद रही थी, क्या चीज और कौन आदमी, अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। पुरुषार, कहती रहो, मैं बुरा नहीं मान रहा। आखिर तुम महन की पत्नी हो। और स्त्री आवेश में उसकी तरफ मुड़ती, मत कहिए मुझे महेन की पत्नी। महेन भी एक आदमी है, जिसके अपना घर बार है, पत्नी है। यह बात महेन को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं आई। महेन ने ब्याह क्या किया, आप लोगों की नज़र में आपका ही कुछ आपसे छीन लिया गया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं। महेंद्र अब दोस्तों के साथ बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं। महेंद्र अब वह पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया, और महेंद्र का जी जान से कोशिश कि वह वही बना रहा। किसी तरह कोई यह ना कह सके कि जिससे वह अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गया। और इसके लिए महेंद्र घर से अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है, बीवी के घुटने तोड़ता है। दोस्तों को अपना फुर्सत का वक्त काटने के लिए उसकी ज़रूरत है। महेंद्र के बगैर कोई पार्टी जमती नहीं, महेंद्र के बगैर किसी पिकनिक का मज़ा नहीं आता। दोस्तों के लिए जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही महेंद्र के लिए उसका मुख्य काम है ज़िंदगी में। और उसका ही नहीं, उसके घर के लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती हो? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें लोगों के बीच बैठने उठने की तमीज नहीं? एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब कर देती हो? और वही महेन जो दोस्तों के बीच तब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वह ताव में अपनी कमीज को आग लगा देगा, कल वह सावित्री की छाती पर बैठकर उसका फिर सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल, बोल, चलेगी इस तरह? नहीं चलेगी। मैं जैसे बोलूँगा, मैं जैसे चाहूँगा, मानेगी वह सब कि नहीं जो मैं कहता हूँ? पर सावित्री फिर भी जैसे नहीं चलती, वह सब नहीं मानती। वह नफ़रत करती है इस सब से, इस आदमी के ऐसा होने से। वह एक पूरा आदमी चाहती है, उसके लिए एक पूरा आदमी। गला फाड़कर वह क्या बात कहती है। कभी इस आदमी को ही वह आदमी बना सकने की कोशिश करती है, कभी तड़पकर अपने को इससे अलग कर लेना चाहती है। पर अगर उसकी कोशिशों से थोड़ा भी फर्क पड़ने लगता इस आदमी को, सावित्री महन की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही सावित्री बेचारे महन की रीढ़ तोड़कर किसी के लायक नहीं रहने दे रही, जैसा कि आदमी ना होकर बिना हाड़ मांस का पुतला हो गया। बेचारा महेंद्र। हाँफती हुई चुप कर जाती है। बड़ी लड़की कोहनियाँ मेज पर रखे हुए मुट्ठियों पर चेहरा टिकाए पथराई आंखों से चुपचाप दोनों को देखती है। पुरुष छाल उठता हुआ बिना हाड़ मांस का पुतला, या जो भी कह लो तुम उसे, पर मेरी नज़र में वह हर आदमी जैसा एक आदमी है। सिर्फ इतनी ही कमी है उसमें, स्त्री। या आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? पुरुष चाल, जिया जरूर है, तुमने उसके साथ जाना भी है, उसे कुछ हद तक, लेकिन पुरुष स्त्री हताशा से सिर हिलाती। ओफो, ओफो, ओफो। पुरुष चार, जो जो बातें तुमने कही हैं अभी वे गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी हुई बातें वे नहीं है। आज से 22 साल पहले भी एक बार लगभग ऐसी ही बातें मैं तुम्हारे मुंह से सुन चुका हूँ। तुम्हें याद है? स्त्री, आप आज की बात नहीं कर सकते, 20 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है वह। पुरुष चार, मेरे घर में हुई थी वह बात, तुम बात करने के लिए ही खास आई थी वहां से, और मेरे कंधे पर सिर रखे देर तक रोती रही थी। तब तुमने कहा था कि स्त्री, देखिए, उन दिनों की बात अगर छेड़ना ही चाहते हैं आप, तो मैं चाहूंगी कि यह लड़की। पुरुष चार, क्या हर्ज है अगर यह रही तो? जब आधी बातें इसके सामने हुई है तो बाकी आधी भी इसके सामने हो ही जानी चाहिए। बड़ी लड़की उठने को होकर, लेकिन अंकल। पुरुष चार स्त्री से, तुम समझती हो कि इसके सामने मुझे नहीं करनी चाहिए ये बात? स्त्री, मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही थी। ठीक है, आप कीजिए बात, कहती हुई एक कुर्सी पर बैठ जाती। पुरुष चार,
बैठ बिन्नी। बड़ी लड़की फिर उसी तरह बैठ जाती है। स्त्री से उस दिन पहली बार मैंने तुम्हें उस तरह ढुलते देखा था। तब तुमने कहा था। स्त्री, मैं बिल्कुल बच्ची थी तब भी और अभी। और पुरुष चाहे बच्ची थी या जो भी थी, पर बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी बिल्कुल इसी तरह तुमने महेंद्र को मेरे सामने उधेड़ा था। कहा था कि वह बहुत लिचलिजा और चिपचिपा सा आदमी है, पर उसे वैसा बनाने वालों में नाम तब दूसरों के थे। एक नाम था उसकी माँ का और दूसरा नाम था उसके पिता का। स्त्री, ठीक है, उन लोगों की भी कुछ कम देन नहीं है उसे ऐसा बनाने। पुरुष चार, पर जुनेजा का नाम तब नहीं था ऐसे लोगों में। क्यों नहीं था, कह दूं ना यह भी। स्त्री, देखिए। पुरुष चार, बहुत पुरानी बात है, यह कह देने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा नाम इसलिए नहीं था कि। स्त्री, मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। पुरुष चार, तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वह इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था तुम्हारी नज़र में, बल्कि सिर्फ इसलिए कि। स्त्री, कि आपके पास बहुत पैसा था और आपका बहुत दबदबा था इन लोगों के बीच में। पुरुष चार, नहीं, सिर्फ इसलिए कि मैं जैसा भी था, जो भी था, महेंद्र नहीं था। स्त्री एकाएक उठती, तो आप कहना चाहते कि। पुरुष चार, उतावली क्यों होती हो, मुझे बात कह लेने दो। मुझसे उस वक्त तुम क्या चाहती थे मैं ठीक ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि महेंद्र को तुम तब भी वह आदमी नहीं समझती थी जिसके साथ तुम जिंदगी काट सकती। स्त्री, हालांकि उसके बाद भी आज तक उसके साथ जिंदगी काटती आ रही हूँ। पुरुष चार, पर हर दूसरे चौथे साल अपने को उससे झटक लेने की कोशिश करती हूँ, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि अब कोई जरिया मिल जाए जिससे तुम अपने को उससे अलग कर सको। पहले कुछ दिन जुनेजा एक आदमी था तुम्हारे सामने। तुमने कहा कि तब तुम उसकी इज्जत करती थी, पर आज उसके बारे में जो सोचती हो वह भी अभी बता चुके हो। जुनेजा के बाद जिससे कुछ दिन चकाचौंध रही, वह था शिवजीत। एक बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द, पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। पर असल चीज वही है कि वह जो भी था, कुछ और ही था, महेन नहीं था। पर जल्द ही तुमने पहचाना शुरू किया कि वह निहायत दोगला किस्म का आदमी है। हमेशा दो तरह की बातें करता है। उसके बाद सामने आया जगमोहन, ऊंचे संबंध, जवान की मिठास, टिप टाप रहने की आदत, खर्च का दरिया दिली। पर तीर की असली नोक फिर उसी जगह कि उसमें जो कुछ भी था जगमोहन का सा था, महेंद्र का सा नहीं था। पर शिकायत तुम्हें उससे भी होने लगी थी कि वह सब लोगों पर एक सा पैसा क्यों उड़ाता है, दूसरों की सख्त से सख्त बात को एक खामोश मुस्कुराहट के साथ क्यों पी जाता है। अच्छा हुआ वह ट्रांसफर होकर चला गया यहाँ से, वरना। स्त्री, यह खामका का ताना वाना क्यों बुन रहे हो? जो असल में बात कहना चाहते हो वह क्यों नहीं कहते? पुरुष, असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इसमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में, तो साल दो साल बाद तुम यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली। उसकी जिंदगी में भी ऐसे ही कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत या कोई जगमोहन होता जिसकी वजह से तुम यही सब सोचती, यही सब महसूस करती, क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ होकर, कितना कुछ एक साथ पाकर और कितना कुछ एक साथ ओढ़ कर जीना। वह उतना कुछ कभी तुम्हें किसी एक जगह ना मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती, तुम हमेशा इतनी ही खाली, इतनी ही बेचैन बनी रहती। वह आदमी भी इसी तरह तुम्हें अपने आसपास सिर पकड़ता और कपड़े फाड़ता नजर आता, और तुम, स्त्री, साड़ू का पल्लू दांतों में लिए सिर हिलाती, हंसी और रुलाई के बीच के स्वर में। पुरुष चार, अचकचाकर, तुम हंस रही हो? स्त्री, हाँ, पता नहीं हंस रही हूँ या शायद आप कहते रहिए। पुरुष चार, आज महेंद्र एक कुड़ने वाला आदमी है, पर एक वक्त था जब वह सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था, पर वह तभी था जब कोई उस पर साबित करने वाला नहीं था। आगे ऐसी बहुत सी, या फिर कहें पीछे ऐसे बहुत से ट्विस्ट हैं जो आपको इस रोचक प्रसंग में, आधे अधूरे कहानी में पूरे पूरे मिलेंगे। तो अगर आपको पढ़ना हो आधे अधूरे तो आप पढ़ सकते हैं। अगर शौकियन पढ़ना चाहते हैं तो
ज़रूर पढ़ें, वक़्त निकाल कर पढ़ें। और अगर साहित्य के नज़रिए से हिंदी साहित्य आपका एक विषय है यूपीएससी में, तो आपको शायद पढ़ ही लेना चाहिए।